साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय राजनीति एक अजीब तरह की राजनीति है। यहाँ पर एक वर्ग विशेष जो खासकर मनुवादी वर्ग है वह कुल भारत में 10 से 12% की मात्रा में उसकी जनसंख्या है, लेकिन वही पूरे संपत्ति पर, देश के पूरे धन संपत्ति संपदा सभी पर कब्जा किए हुए है। और जो दूसरा वर्ग है बहुजन, वो नाम मात्र के लिए जी रहा है और उसको कोई अधिकार नहीं है। हालांकि पहले तो बिल्कुल नहीं था, और जो मनुवादी विचारधारा थी वो 85 से 90% जनता को सिर्फ सेवक के रूप में देखती थी। देश आजाद हुआ, देश का संविधान बाबा साहेब ने बनाया। उस समय भी वो उसी विधि विधान को रखना चाहते थे, लेकिन बाबा साहेब के तर्कों के सामने किसी की नहीं चल सकी और उसमें संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई। यह आरक्षण की व्यवस्था टोटल बहुजन वर्ग के लिए थी, जिसमें एससी एसटी की जातियों की पहचान पहले की जा चुकी थी, तो उनको सीधा रिजर्वेशन का इंतजाम किया, जिसमें एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5%, क्योंकि इनकी जनसंख्या देश में इतनी ही मानी गई थी। और ये भी तकरीबन 1931 की जनगणना के अनुसार ये रखा गया था। देश में संविधान बनाते समय जो ओबीसी जाति थी, जिन्हें पिछड़ी जातियां कहते हैं, उनकी पहचान नहीं हो पाई थी और पहले से उसके कोई लिस्ट ऐसी नहीं थी कि कौन कौन सी जातियां पिछड़े वर्ग में आएंगी। तो उसके लिए आर्टिकल 340 में संविधान में प्रोविजन किया कि इनकी जातियों की पहचान के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो इन जातियों की पहचान करेगी और फिर उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन देश आजाद होने के बाद में जो सत्ता में लोग आए वो तकरीबन मनुवादी ही आए, तो उन्हें पिछड़े वर्ग और एससी एसटी से क्या लेना देना था। हालांकि वो मनुवादी वर्ग उस समय भी संविधान में आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ था, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के तर्क इतने तर्कवादी थे, इतने अच्छे थे कि उनकी मुखालफत करना किसी के लिए आसान नहीं था, और उस आरक्षण व्यवस्था बाबा साहेब ने संविधान में की। लेकिन देश आजाद होने के बाद में जो कमेटी पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए बननी थी वो नहीं बनी, और एससी एसटी के लिए जो आरक्षण लागू किया गया वो भी आधा अधूरा किया गया, क्योंकि अभी भी काफी जगह ऐसी हैं जहां नौकरी तो है, सरकार से तनख्वाह भी लेते हैं, लेकिन वहां पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। उसका एक ताजा उदाहरण सुप्रीम कोर्ट में जो स्टाफ में रिजर्वेशन लागू किया है वर्तमान सीजेआई बी आर गवई साहब ने, वो आजादी के 75 साल बाद या संविधान लागू होने के 75 साल बाद वो लागू हुआ है। इससे मनवादियों की मनोदशा और उनका बहुजनों के प्रति जो मानसिकता है वो समझ में आती है। खैर, देश चलता रहा। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, बहुजन वर्ग में चेतना जागृत हुई, और ऐसे में 1977 के आसपास काशीराम साहब मैदान में आए और उन्होंने देश के बहुजनों को जागृत किया और नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। क्योंकि वोट, एक आदमी का एक वोट होता है, और बहुजनों की संख्या 85 से 90% तक इस देश में है, लेकिन राज में मनवादी जो 10 से 12% हैं वही बैठे हुए थे। उसके बाद में जब काशीराम साहब ने देश के बहुजनों को जागृत किया और सत्ता में बैठे मनवादियों को लगा कि बहुजन अपना हिस्सा मांगेंगे तो इनको कैसे रोका जाए, तो उसके लिए मनुवादी उस समय ईवीएम लेके आए। हालांकि उससे पहले भी जो चुनावी व्यवस्था थी वो पूरी पारदर्शी नहीं थी, और बूथ कैप्चरिंग या फर्जी वोटिंग उस समय भी थी, आरोप लगते थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि करने वाले भी वही थे और सुनने की जगह पर, सीट पर जो बैठे थे वहां भी वही थे। तो बहुजनों की वहां कोई बात नहीं चल पाती थी और मनवादी ही व्यवस्था में बैठे रहते थे। हालांकि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था होने की वजह से एससी एसटी के लोग राजनीतिक व्यवस्था में एमपी एमएलए वगैरह तो बने, लेकिन उसमें भी मनवादियों ने जो सिस्टम बनाए रखा कि वो अपने नौकरों को
जो SC या ST वर्ग से आते हैं उनको उनके नाम से जिताते थे और उनकी सारी शक्तियों का इस्तेमाल वो खुद करते थे। इस तरीके से उन्होंने बहुजनों के अधिकारों को अपरोक्ष रूप से अपने पास ही रखा। उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी, जो पहले जनसंघ के नाम से थी, वो भी मनुवादियों का एक संगठन था। और जो RSS, जिसकी एक शाखा भारतीय जनता पार्टी बनी, जो पहले से जनसंघ के नाम से थी, अब पक्ष और विपक्ष दो तैयार हो गए थे, लेकिन दोनों RSS के मनुवादी ही चला रहे थे दोनों को। इस तरीके से जब भी कभी उन्हें अपने मनुवादी अधिकारों के लिए जो भी चाहिए, संवैधानिक या गैर संवैधानिक, पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ हो जाते थे, जिसका EWS अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है, जो गैर संवैधानिक होते हुए भी पक्ष और विपक्ष मतलब देश के सारे मनुवादी इकट्ठे हुए और उसी वर्ग को, जो देश में टोटल 10 से 12% है और जो सारी धन संपदा, राजनीतिक व्यवस्था सभी पर वो कब्जा किए हुए है, उन्हीं को 10% EWS भी दे दिया गया, जबकि संविधान में कहीं भी आर्थिक तौर पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस तरीके से चलता रहा। अब प्रेजेंट पोजीशन ये है कि 2014 के चुनाव के लिए जो सत्ता में मनुवादी बैठे हुए थे कांग्रेस के नाम से, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ 2011 में एक अन्ना नाम का व्यक्ति आया, जिसने अपने आप को बड़ा ईमानदार और बड़ा संघर्षशील और वो दिखाया, और उसको सामने रख के मनुवादियों ने ही उस आंदोलन को चलाया, जिसमें कि RSS का सहयोग बताया जाता है, जो बाद में पता लगा। उस समय तो हालांकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम से केजरीवाल और अन्ना ने वो आंदोलन चलाया था, लेकिन बाद में पता लगा कि RSS उसमें शामिल था। इस तरीके से जो पक्ष में मनुवादी बैठे थे उनसे सत्ता हस्तांतरण हुई, और जो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के नाम से मनुवादी बैठे हुए थे, सत्ता उनके पास चली गई। भ्रष्टाचार का मुद्दा था और एक पक्ष से दूसरे पक्ष को सत्ता हस्तांतरण हुआ और बड़े आराम से हुआ, प्रोपगंडा खूब किया गया। उसके बाद में जो सत्ता में आए मनुवादी, उन्होंने जो बहुजनों के खिलाफ जितने भी प्रयोग हो सकते थे वो सारे किए कि बहुजनों का हक अधिकार कैसे छीना जाए। इसमें फर्जी वोटिंग या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी या EVM से गड़बड़ी आदि आदि किए गए, लेकिन सत्ता बरकरार उन्हीं के पास रही। और जहां बहुजनों के खिलाफ कुछ हो सकता था, उसमें फिर भी पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों के मनुवादी एक साथ होते रहे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC ST के आरक्षण में क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की जो बात आई, उसमें कांग्रेस और BJP दोनों एक साथ रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इसमें बहुजनों का बंटवारा हो रहा था और बहुजनों में टूट हो रही थी। उसके बाद में अब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में वही पक्ष जो 2014 से पहले सत्ता में था, उसको व्याकुलता हुई और उसने शोर मचाना शुरू किया, क्योंकि वो सत्ता में पहले से काफी लंबे समय से रहा है, तो उसको इन सारी चीजों का पता है, आम जनता को पता नहीं है। तो एक वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाकर अब कांग्रेस पूरा हो हल्ला कर रही है, लेकिन EVM के ऊपर पक्ष और विपक्ष दोनों शांत हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी को यह नहीं लगता है कि EVM से भी गड़बड़ी हो सकती है, वो सिर्फ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का शोर शराबा कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि ये जो नौटंकी चल रही है ये मैच फिक्सिंग है, जिसमें कांग्रेस और BJP अंदर खाने मिले हुए हैं। अब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो प्रचार प्रसार चल रहा है, उसमें खामखा की बातों पर नौटंकी चल रही है। अभी कल पटना में भारतीय जनता पार्टी के, या कहेंगे उससे पहले, राहुल गांधी की एक सभा में, जहां राहुल गांधी को जाना था, वहां कोई आदमी
जिसको कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी का है और बीजेपी वाले कह रहे हैं वो कांग्रेस का है, उसने मंच पर चढ़कर अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी। अब ये जिम्मेवारी तो कांग्रेस पार्टी की बनती है, चाहे वो आदमी उनका है या नहीं है। उनके मंच से जब हुआ है तो उसके लिए माफी तो मांगनी चाहिए और राहुल गांधी को बड़ा दिल दिखाकर पहले कह देना चाहिए कि भाई हमारे मंच से हुआ है और इसके लिए हम जिम्मेवार हैं, हम इसके लिए माफी मांगते हैं। बाकी जो कार्रवाई होगी वो तो उस आदमी के खिलाफ होगी जिसने ये किया है। एक छोटा सा मुद्दा था, छोटी सी बात थी, लेकिन वो अपनी फितरत के अनुसार उस मामले को इतना बढ़ाना चाहते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों ही, कि पूरे देश की जनता का ध्यान सिर्फ उन्हीं पर रहे और बाकी जो बहुजन पार्टियां हैं वो गुमनाम हो जाएं। सीधा सा तरीका है। फिलहाल जो चल रहा है देश में, एक पक्ष कह रहा है कि तुमने पहले कितनी गाली दी थी, दूसरा कह रहा है कि तुमने प्रधानमंत्री को गाली दी है, वो माफी मांगे, वो कहेगा माफी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं। मतलब खामा खां की बातों में, जिसमें देश के जो मुख्य मुद्दे हैं वो गुमनाम है। अभी भी सिर्फ वो गालियों पर और खामा खां की बातों पर दोनों पक्ष और विपक्ष राजनीति कर रहे हैं, पूरे देश की राजनीति को अपने ऊपर केंद्रित कर रहे हैं और कोई मकसद नहीं है। क्योंकि जिसने गाली दी वो तो गिरफ्तार हो गया और उसके खिलाफ जो भी देश का कानून करेगा वो होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है राहुल गांधी माफी मांगे, और राहुल गांधी कहते हैं कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। बस इसी बात को लेकर वो दोनों पक्ष और विपक्ष, यानी कि दोनों पक्षों के मनवादी, उसका इतना तांडव कर रहे हैं कि पूरे देश की जो भोली भाली जनता है वो अपने मुद्दे भूल जाए और अपने अधिकारों की लड़ाई को कुछ समय के लिए छोड़ दे और सिर्फ इन्हीं पर ध्यान केंद्रित करे कि हाँ भाई उसने ये कहा था, उसने कभी जर्सी गाय कहा था, उसने कांग्रेस की विधवा कहा था, उसने उसको गाली दी, उसने माफी नहीं मांगी। तो पूरा देश का पूरा ध्यान फिलहाल उन पर ये मनवादी ले गए हैं। हालांकि देश में कुल 10% हैं, लेकिन पूरे देश का ध्यान अब उस पर लगा दिया है और दोनों ने मिलकर। लेकिन देश की भोली भाली जनता इस बात को समझ नहीं रही है कि इनके गालियों से ज्यादा अपने मुद्दे जरूरी हैं। और राहुल गांधी जिसे ब्राह्मण मीडिया, सोशल मीडिया के ब्राह्मणवादी पत्रकार, वो फिलहाल राहुल गांधी हीरो बन गया, राहुल गांधी को वर्ल्ड में ये हो गया, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के पास सिवाय वोटर लिस्ट के अलावा और कोई बात नहीं है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, इसमें खैर कोई दो राय नहीं, मानते हैं, लेकिन उसके लिए कोई उचित इंतजाम नहीं हो पा रहा है। वोटर लिस्ट में मरे हुए लोगों के नाम जोड़ दिए जाते हैं और जिंदा लोगों के नाम काट दिए जाते हैं। हालांकि वो एक पक्ष जो सोचता है कि वो हमें वोट नहीं देंगे, उनके नाम वो काटते हैं और अपने फर्जी नाम जोड़ते हैं, जिससे कि एक एक घर में 500 लोगों के वोट बने हैं। और वो भी SIR के बाद। SIR का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी गहन परीक्षण। ये तो गहन परीक्षण के बाद में हो रहा है। देश में न्यायालय भी है, जहां न्यायालय को ऐसे मुद्दों पर सोमोटो यानी स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन वह याचिकाएं लगाने के बावजूद भी कोई हल नहीं कर पा रहा है। जहां देश में क्या, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले या बिहार की वोटर लिस्ट में अगर 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए तो माननीय उच्चतम न्यायालय का कुछ तो फर्ज बनता था। एक आदमी का नाम कटना भी लोकतंत्र में उसके अधिकारों का हनन है और उसको भी उतना ही अधिकार है जितना किसी बड़े पद पर बैठे या किसी बड़े आदमी का अधिकार होता है। तो उन्हें, लेकिन 65 लाख लोगों के नाम सरेआम काट दिए, चुनाव आयोग सरेआम कह रहा है, लेकिन अदालतों में भी मामले लटके हुए हैं। कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं आया जिसको के संतुष्टि के साथ देख सके कि हाँ देश में न्याय चल रहा है। उससे अलावा न्यायालय के मामले फिलहाल काफी ट्रांसफर, पोस्टिंग, वो भी मामले उलझे हुए हैं। खैर कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे माहौल में जहां मनवादियों ने, पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर
ऐसा तांडव मचा रखा है, और बगैर मतलब का, जिसमें कोई सार नहीं है। किसी की रोजी रोटी, बेरोजगारी, महंगाई आदि का कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ गालियों के ऊपर राजनीति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के दफ्तर पर पहुंच गए और बताया जाता है कि वहां ईंट पत्थर डंडे लाठी भी चले और गेट तोड़कर अंदर घुस गए, लेकिन कोई खास बात नहीं है। इससे पता भी लगता है कि ये जानबूझकर दोनों पक्षों का ये तांडव है, सिर्फ इसलिए कि जनता अपने मूल मुद्दे भूल जाए और सिर्फ एक वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के नाम पर और गालियों के नाम पर पूरे देश का ध्यान इन्हीं पर आ जाए और वो अपने असली जो मुद्दे हैं उनसे भटक जाए। खैर, बहुजनों को इसके लिए सावधान रहने की जरूरत है। मनवादी हैं पक्ष में भी और विपक्ष में भी। बहुजनों को इनसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, और बहुजनों को तब तक कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि बहुजनों की खुद की सरकार नहीं होगी। और बहुजनों की सरकार बनना इतना मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ इस बात को थोड़ा सा समझना है कि ये 10% जो मनुवादी लोग हैं, ये हो हल्ला करके कभी संविधान को हाथ में लेंगे तो कभी वो बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो लगाएंगे। जो मनवादी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते थे, आजकल वो अम्बेडकरवाद की बात कर रहे हैं, बाबा साहेब का नाम ले रहे हैं, बाबा साहेब की फोटो लगा रहे हैं और संविधान हाथ में ले रहे हैं और सिर पर नीला गमछा भी बांध रहे हैं। तो बहुजनों को समझने की जरूरत है। बहुजनों की संख्या देश में 85 से 90% है, तो फिर 10% कैसे सत्ता में है? ये बहुजनों के लिए शर्म की बात है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को घर घर तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें कि ये 10% मनवादी लोग कैसे सत्ता में आ जाते हैं और 85 से 90% जो लोग बहुजन हैं, SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज, वो कैसे सत्ता से दूर रहते हैं और वो क्यों इस बात को नहीं सोच रहे हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।